नमस्कार, स्वागत है आपका CNBC आवाज एंड मोती लोसवाल स्टूडियोज में। मैं हूं मनीषा गुप्ता और हमारी टॉप हेडलाइंस में आज रुपया है, जहां पर 90 का लेवल तो पास हुआ ही है, लेकिन उसके साथ साथ और भी गिरावट गहराती हुई फिलहाल रुपए में बनती हुई नजर आ रही है। यहां से किस तरह के ट्रेंड्स हैं और क्या कुछ एल कर रहा है रुपये को, इस पर करेंगे चर्चा। साथ ही बात करेंगे चांदी की, जहां पर ऑल टाइम हाईज हमने यहां पर फिर बनते हुए देखे हैं। अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में तो तेजी है ही, और क्योंकि रुपए में जोरदार गिरावट है तो भारतीय बाजारों में यहां पर फिर से रिकॉर्ड हाईज की तरफ चांदी। इन सब पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं अनमोल सिल्वर के CEO किशोर रुनवाल, IFA ग्लोबल एंड बिलियंस के फाउंडर CEO अभिषेक गोयनका एंड MOPA के जॉइंट सेक्रेटरी अनिल छतर। साथ ही हमारे साथ होंगे मोतीलाल ओसवाल से नवनीत दमानी। आप सबका कार्यक्रम में स्वागत है। सबसे पहले रुपये आपको आपकी स्क्रीन पर लेके आना चाहेंगे, और अगर पिछले एक महीने की बात की जाए तो ₹1.25 की गिरावट हमने यहाँ पर वर्सेस डॉलर रुपए में आते हुए देखी है। 90 का लेवल सिर्फ क्रॉस ही नहीं हुआ, हमने यहाँ पर 90.20 का ऑल टाइम लो भी बनता हुआ देखा है। अभिषेक गोयनका जी, आपसे पहले शुरुआत करना चाहेंगे, किस तरह से आप देखते हैं फिलहाल रुपए में जो होता हुआ नजर आ रहा है? RBI की तरफ से हमने बहुत ज्यादा डिफेंसिव मूव्स आते हुए नहीं देखे, ऐसा बाजार को लगता है इज वन ऑफ द रीजंस कि रुपए में इतनी तेज गिरावट आई है। गुड मॉर्निंग मनीषा। डेफिनेटली RBI बीच बीच में इंटरवीन कर रहे हैं, बट साथ साथ में थोड़ा थोड़ा जाने भी दे रहे हैं मार्केट्स में। सो उस कारण से ट्रेडर्स लॉन्ग पोजीशंस बना के बैठे हैं, और साथ साथ में ये भी हो रहा है कि जो एक्सपोर्ट कम्युनिटी है वो डॉलर बेचने से डर रही है इस समय, क्योंकि वो हर एक लेवल पे नया लेवल बना रहा है और इम्पोर्टर्स पैनिक होकर खरीद रहे हैं। तो मार्केट में जो लिक्विडिटी फ्लो है वो डिमांड की तरफ ज़्यादा है US डॉलर का, उस कारण से रुपए में मंदी आ रही है। 90 एक साइकोलॉजिकल लेवल है, सब लोग उसको वॉच कर रहे हैं, बट लास्ट 20-25 सालों में मैंने एक चीज़ देखा है कि भाई अगर रुपया 2.5-3% साल में डिप्रिशिएट करता है, और ये साल अगर रुपया 6% से ऊपर चला गया है, तो डेफिनेटली फ्रॉम अ रिस्क रिटर्न एंगल यहाँ पर मीडियम टर्म की लॉन्ग पोजीशंस बनानी खतरे से खाली नहीं है। इनफैक्ट जो लोगों की बिजनेसेस यहाँ हो रही है वो अगर एक्सपोर्ट के लिए बेचे तो वो बेटर रहेगी। अभिषेक, आपने कहा 90.8 एक इमीडिएट रेजिस्टेंस है। अब रेजिस्टेंस तो कोई नहीं है यहाँ पर, बिकॉज ये फ्री, तो आई थिंक इट विल बी मोस्टली न्यूज ड्रिवन। तो अगर कोई भी RBI की तरफ से आती है या कोई $2-3 बिलियन का हैमरिंग आता है, जो नॉर्मली ये $2-3 बिलियन खर्च करके ₹1 नीचे ले आते हैं, तो उस सिचुएशन में डेफिनेटली ये नीचे आ जाएगा। या फिर US की तरफ से कोई अगर अनाउंसमेंट आती है इंडिया US की तरफ से, तो ये इम्पैक्ट आएगा। अदरवाइज तो ये बाय ऑन डिप्स का मार्केट हो गया है, और जब तक कोई भारी इंटरवेंशन ना आए तब तक में ये एक तरफा धीरे धीरे ऊपर जाता रहे। अभिषेक, यूजुअली हमारे पास कुछ लेवल्स होते हैं कि कहाँ पर रुपया रुक सकता है, लेकिन जैसे आपने कहा कि जब तक कोई स्ट्रॉन्ग भारी इंटरवेंशन नहीं आते हुए नजर आती है, रुपया यहाँ पर लगातार गिरता रह सकता है। और कई बैंकर्स ये लगातार कहते भी रहे हैं कि एक बार 90 का स्तर गया तो फिर रुपया कहाँ जाके रुकता है वो देखना होगा। जिस तरह से फॉरवर्ड मार्केट्स हैं, NDF मार्केट्स हैं, क्या सेंस बनती हुई नजर आ रही है, स्पेशली जब हमने 90 के लेवल्स तोड़ दिए हैं? तो सेंस मनीषा इस समय यही है कि लोगों के स्टॉप लॉसेस है 90-20 के आसपास, कुछ ऑप्शंस बैरियर्स है जो ट्रिगर हो सकते हैं 90-20 90-30 पे, तो उस कारण से एक मोमेंटरी फॉल आ सकता है। तो इस समय लोग लॉन्ग की तरफ पोजीशन है इन टर्म्स ऑफ US डॉलर्स, एंड जैसे कि मैंने कहा कि डिमांड सप्लाई में लॉन्ग का जरा झुकाव है इस समय मार्केट में। अभिषेक, आई अंडरस्टैंड कि काफ़ी सारे इफ्स एंड बट्स हैं कि अगर ऐसा होगा तो रुपया इस तरफ जाएगा, लेकिन अगर हम इस फाइनेंशियल ईयर एंड तक की बात करें तो रुपए को आप मार्च एंड तक कहाँ देखेंगे? मार्च एंड तक मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि चीज़ें स्थिर हो जाएंगी, मार्केट्स विल बी बेटर देन व्हाट इट इज राइट नाउ। तो काफ़ी हद तक संभव है कि 90 के नीचे रहना चाहिए। मॉनेटरी पॉलिसी फ्राइडे को है, और चॉपीनेस उस वजह से भी है। अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में ऑफकोर्स काफ़ी कुछ है जो हम जापान में होता हुआ देख रहे हैं। US फेड की मीटिंग है 10-11 दिसंबर को, तो आई थिंक फर्स्ट हाफ ऑफ दिसंबर काफ़ी हद तक वॉलेटाइल है। सेकेंड हाफ से हम जानते हैं लोग छुट्टियों पे जाना शुरू हो जाते हैं और थोड़ा सा मोमेंटम यहाँ पर लो हो जाता है। लेकिन अब फर्स्ट हाफ में इंटरनेशनल क्यूज किस तरह से बनेंगे? मेरे ख्याल से देखिए,
यूएस डॉलर ब्रॉडली वीक है, जैसे कि हम देख रहे हैं यूरो में, जीबीपी में कंटिन्यूसली ऊपर जा रहा है, कमोडिटीज ऊपर जा रहे हैं, एंड इन्फ्लेशन का दर चारों तरफ एक वो मंडरा रहा है। हम्म। बट जो कि रुपया इतना ज्यादा मंदी हो गया है रुपए में, तो उस कारण से रुपए में ज्यादा रूम नहीं है ऊपर जाने का। जैसे कि मैं लास्ट टाइम कह रहा था कि भाई फ्रॉम अ रियल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट बेसिस रुपए कम से कम 4% अंडर वैल्यूड है एट 90 प्लस लेवल्स। क्योंकि लास्ट पूरे एक साल में डॉलर में जितनी बड़ी मंदी आई, उसके कारण रुपए में एकदम भी तेजी नहीं आई, और स्टॉक मार्केट्स में भी कोई फ्लो नहीं है। तो ऐसा लग रहा है दैट एक तरफ में इतनी भारी मंदी आ गई, स्टॉक मार्केट में फ्लो नहीं है। अगर वो ट्रेड रिवर्स होता है, किसी कारण से इमर्जिंग मार्केट में पैसे बढ़ते हैं, तो इंडिया विल डेफिनेटली बी बेनिफिटेड। और वो ट्रेड अगर रिवर्स होता है तो रुपए की अंडर वैल्यूएशन खत्म हो जाएगी, और मीडियम टर्म में अंडर वैल्यूएशन खत्म हो जाती है, जैसा कि मैंने देखा है। तो शॉर्ट टर्म में पेन हो सकता है, बट मीडियम टर्म्स में चीजें स्थिर हो जाएंगी। हमें ये नहीं भूलना चाहिए दैट आरबीआई टाइम एंड अगेन बहुत ज्यादा इंटरवेंशन रखने की पावर रखता है, और अगर वो चाहे तो वो रुपया को 2-3 रुपए 4-5 दिनों में ला सकता है। सो इट्स ऑल अबाउट आरबीआई। आई थिंक बिकॉज ऑफ द ट्रेड फ्रंट थोड़ा जाने दे रहे हैं, और या जैसी चीजें ठीक नॉर्मल हो अभिषेक, जाए। बेस्ट केस सिनेरियो रुपए में क्या देखते हैं अगले साल में आप? बेस्ट केस सिनेरियो रुपए में 87 का देखते हैं। एंड वर्स्ट केस? वर्स्ट केस कुड बी 92। ऑलराइट, बहुत शुक्रिया अभिषेक साथ जुड़ने के लिए। एंड ऑफ कोर्स वो चीज़ें रही ट्रेड करने के लिए काफ़ी कुछ है इंटरनेशनल मार्केट्स में, इंडियन मार्केट्स में, जहां से हमने रुपए को गिरता हुआ देखा है। वर्स्ट परफॉर्मिंग एशियन करेंसी है राइट नाउ, और जिस तरह के मेट्रिक्स यहां पर निकल के आए हैं बहुत ज़्यादा फेवरेबल नहीं है। और आज तो रुपए ने ना सिर्फ 90 तोड़ ही दिया, जो कल शायद पूरा दिन उसके पास वो जाता रहा, लेकिन 90 तोड़ने के बाद 90.20 का भी लो बनाया है। और जैसे अभिषेक कह रहे हैं 90.30 तक यहाँ पर शायद एक रेजिस्टेंस देखने को मिल सकती है। नवनीत, आप कैसे देखते हैं रुपए को, और इन हाउस व्यू क्या है, क्या रेंज बन सकती है रुपए में? वैसे मनीषा जी, हमने लास्ट कुछ हफ्तों से देखा है कंटिन्यूस बेस पे एक डिप्रिसिएशन का माहौल जारी है रूपी में। बट डॉलर इंडेक्स अगर देखें तो 99 और 100 के बीच ही होवर कर रहा है। तो खास डिप्रिसिएशन या खास वीकनेस डॉलर इंडेक्स की वजह से नहीं आई है। इट्स मोर ऑफ डोमेस्टिक फैक्टर जो एक रूपी को नर्वसनेस प्रोवाइड कर रहा है। कैपिटल फ्लाइट आउट ऑफ द कंट्री हम काफी टाइम से देख रहे हैं। करीब करीब $15 बिलियन के आउटफ्लो हम स्टार्ट ऑफ अप्रैल से अभी तक ऑलरेडी देख चुके हैं इंडियन इक्विटी मार्केट्स में। एंड उसका भी कोई मेजर इम्पैक्ट हमने आते हुए नहीं देखा था। इट इज ओनली इन द लास्ट फ्यू डेज की रूपी में एक डेप्रिसिएशन का रुख हमने लास्ट गहराता हुए देखा है। 89 का जो स्तर था वो काफी हद तक आरबीआई डिफेंड करता हुआ भी नजर आया था। एंड टाइम एंड अगेन इट टुक अ पॉज अराउंड दैट लेवल। हमने देखा है फॉरेक्स रिजर्व भी $702 बिलियन से घट के $688 बिलियन के आसपास आ गए हैं। बट पोस्ट दैट जब ये 89 का स्तर निकला है, वहां से एवरी ऑल्टरनेट डे हम 50 पैसे के आसपास का डिप्रिसिएशन देख रहे हैं। तो मेरा हिसाब से बायस थोड़ा-सा नर्वसनेस की तरफ है। और जब तक इंडिया यूएस ट्रेड डील नहीं अनाउंस हो जाती ढंग से, जो कि थोड़ी बहुत इंडिया के फेवर में भी हो, तब तक रूपी में एक डेप्रिसिएशन का माहौल आना या थोड़ा अप्रिसिएशन का माहौल आना थोड़ा-सा क्वेश्चनेबल रहेगा। आरबीआई पॉलिसी अराउंड द कॉर्नर है, उसके बाद फेड की बैठक है, तो दोनों ही स्टांस में ऐसा हो सकता है कि वोलैटिलिटी अगले कुछ दिनों में देखने मिले। बट जब तक 88.5 कन्विंसिंगली अब नीचे में नहीं टूट जाता है, वी आर पॉइज्ड फॉर 91, 80, 92.5 लेवल्स आल्सो। हम्म। तो क्लियरली जहाँ तक रुपए की बात है, थोड़ी सी और बेरिशनेस का जो ट्रेंड है यहाँ पर जारी रह सकता है। सिर्फ रुपया ही हेडलाइंस नहीं बना रहा, चांदी आपकी स्क्रीन पे लेके आना चाहेंगे, क्योंकि चांदी में ऑल टाइम हाइज हमने फिर से बनते हुए देखे हैं। 1,80,000 के लेवल्स अब यहाँ पर एमसीएक्स पे हैं, और इसमें वैट एंड मेकिंग चार्जेस अगर आप जोड़ेंगे तो और तेजी यहाँ पर देखने को मिल सकती है। हमारे साथ किशोर उनवाल जी जुड़ चुके हैं। किशोर जी नमस्कार, किस तरह से देखते हैं चांदी की बहुत बड़ी वॉलेटिलिटी फिलहाल? नमस्ते मनीषा जी। ये रूपी का गिरना एक बहुत चिंतादायक बात है जेम एंड ज्वेलरी इंडस्ट्री के लिए, क्योंकि जैसे ही वैल्यूएशन अगर गिरता है रूपी का, तो उसमें वजन आके सोना चांदी पे बढ़ता है, और उसका रेट और बढ़ते जाएगा। लेकिन ये दिस इज वेरी एक अलग मोमेंट चल रहा है। इस पल को हम समझ सकते हैं, एक हिस्टोरिकल पल है कि रूपी गिरना, चांदी एक न्यू रिकॉर्ड करना, सोना एक न्यू रिकॉर्ड करना। आप समझ लीजिए कि इट इज जो अभी आप देख सकते हैं कि 3 दिन में कम से कम 17,000 रुपीज कुछ चांदी बढ़ा है।
तो 17,000 रुपए चांदी बढ़ना 3 दिन में आफ्टर द शिकागो मीटिंग जो हुआ था, तो वो उस मीटिंग में जब उन्होंने थोड़ा सा ट्रेडिंग स्टॉप किया तो वो वजन चांदी पे पड़ा और सडनली चांदी जंप हुआ 10,000 रुपीज. सो एंड ऑल्सो यूएस एंड चाइना इज डिक्लेयर्ड इन द क्रिटिकल मिनरल कैटेगरी करने से काफी देश चांदी खरीदने लग गया. तो सेंट्रल बैंक्स ले लो, इन्वेस्टर्स ले लो, सिल्वर पे काफी बड़े तादाद में इन्वेस्टमेंट हो रहा है. मैं चांदी कम से कम और जाते जाते और तेजी देख रहा हूँ, एक बुल रन और देख रहा हूँ कि कम से कम जनवरी के आसपास चांदी 2 लाख के आसपास होनी चाहिए. किशोर जी, चांदी काफी वॉलेटाइल है। 2 लाख जाने से पहले आपको लगता है एक मुनाफा वसूली भी देखने को मिल सकती है आने वाले 1 महीने में? 15 दिन के आसपास मैं एक करेक्शन देखता हूँ, या लेकिन ये बुल रन ही लग रहा है, ये बेरिश मार्केट नहीं लग रहा है. तो 15 दिन के अंदर एक करेक्शन जरूर आ सकता है जहां पे, क्योंकि ये जैसे ही फेड की मीटिंग होगी वहां पे डिसाइड होगा कि अगर नीचे की ओर अगर चांदी जाती है तो 10-15 हजार रुपए के आसपास चांदी जानी चाहिए. तो दिसंबर 10-11 के आसपास जो फेड की मीटिंग है उस पर डिसीजन होगा. और सेकेंड, क्रिसमस हॉलीडेज आ रहे हैं, तो मे बी एक हाई एंड पे क्लोज होनी चाहिए चांदी, ताकि उसके बाद जो ट्रेडिंग होगी एक गैप से ट्रेडिंग होगी. तो मेरे हिसाब से एक हायर नोट पे ही क्रिसमस हॉलीडेज पे ये बंद होना चाहिए इंटरनेशनल मार्केट्स. किशोर जी, कुछ कॉन्वर्सेशन ऐसी भी है कि शायद रेट में कटौती ना हो, अगली रेट कटौती अब शायद सीधा जनवरी में हो, क्योंकि छुट्टियों से पहले यूएस अगर रेट कट करता भी है तो उसका कितना ही असर पड़ेगा. सो ऑफ कोर्स काफी सारी थियरीज फिलहाल यहाँ पर बाजार में हैं. लेकिन किशोर जी, आपको बधाई, घर में शादी है, तो इन करंट लेवल्स पे घर वाले क्या ले रहे हैं, सोना या चांदी? मनीषा जी, सोना चांदी हमने अभी अभी तो ऑलरेडी ले चुके हैं, लेकिन जी. जिनकी शादियां आगे है उनके लिए तो एक बहुत बड़ा चैलेंज है, क्योंकि बहुत काफी रेट बढ़ चुका है. तो उन लोगों के लिए तो उनको तो लेना ही पड़ेगा जो जनवरी फरवरी की शादियां हैं. तो जिनकी दिसंबर की शादियां ऑलरेडी नवंबर कुछ हद तक बेनिफिट रेट्स में लिए हुए हैं काफी लोग. तो अभी शादियों का सीजन है और मार्केट्स जनवरी से अच्छे होने चाहिए. तो मैं सोच रहा हूँ कि मार्केट्स विल डू गुड इन फ्रॉम जनवरी. और वेडिंग बाइंग किस तरह से फिलहाल आप यहाँ पर आता हुआ देख रहे हैं? क्या लोगों को फोमो है कि ले लेना चाहिए, या फिर बाजार में ये भी है कि बहुत चढ़ चुका है, शायद एक करेक्शन दिसंबर में कभी देखने को मिले? मनीषा जी, जो अक्टूबर में तेजी देखा हमने, अक्टूबर में 1700 टन्स ऑफ सिल्वर वाज इंपोर्टेड इन इंडिया. तो अभी तक 6100 टन्स हैव बीन कम एज पर मेटल फोकस रिपोर्ट. तो मुझे जो रिपोर्ट मिला है, अक्टूबर का जो महीना था सबसे हाईएस्ट इंपोर्ट हुआ था. तो उस टाइम इन्वेस्टमेंट वाज एट प्रीमियम रेट्स में बिका था. लेकिन अभी मार्केट्स कोई प्रीमियम रेट्स में नहीं बिक रहा है. मार्केट्स काफी स्लो चल रहे हैं, बिजनेसेस काफी स्लो हैं, रिटेल काउंटर्स में एकदम कुछ मंदी जैसा माहौल चल रहा है. तो ये दिसंबर का महीना मेरे को लगता है काफी स्लो जाएगा. और जनवरी 15 तारीख जैसे संक्रांति आएगा, फेस्टिवल स्टार्ट होंगे, मैरिज फेस्टिवल स्टार्ट होंगे, मार्केट्स पिकअप होंगे. ऑल राइट, तो थोड़ा सा स्लो डाउन यहाँ पर है और बहुत वॉलेटिलिटी हम अगले 2-3 हफ्ते में देख सकते हैं. उसके बाद ऑफकोर्स क्रिसमस एंड हॉलीडेज के बीच में यहाँ पर ज़्यादा मूवमेंट होने की उम्मीद नहीं है और फिर पिकअप यहाँ पर जनवरी से देखने को मिलेगा. किशोर उनवाल जी, बहुत शुक्रिया साथ जुड़ने के लिए और वो पूरी चांदी के बाजार की बात भी हमें समझाने के लिए. और जैसे मैंने कहा, बहुत बहुत बधाई हो आपको घर में जो शादी है. वेल, ये तो बात हुई चांदी की यहाँ पर. एंड सोने को एक बार यहाँ पर देख लेते हैं. एंड किस तरह से आप नवनीत देखते हैं यहाँ पर प्राइसेस, बिकॉज 48,200 के आसपास आकर अब ये स्थित हो चुका है. क्या राय देंगे? वेल, हमने लास्ट कुछ दिनों में चांदी में एक अच्छा मोमेंटम देखा है, बट सोना उस तरह से कैचअप नहीं कर पा रहा है विज़ा विज़ सिल्वर. तो मुझे लग रहा है कि इस बार लार्जली सिल्वर विल बी ड्राइवर एंड सोने को कुछ कैटलिस्ट लगेंगे या कुछ ड्राइवर लगेंगे इसको नई दिशा में या नया ट्रेंड को रिपीट करने के लिए. मेरे हिसाब से 4250 एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है जिसको पार करना थोड़ा सा डिफिकल्ट रहेगा. और जब तक वो लेवल 4240 4250 कन्विंसिंगली नहीं निकल जाता है, एक ब्रॉडर रेंज में गोल्ड ट्रेड कर सकता है अगले कुछ वीक्स के लिए. आइडियली डायरेक्शन मिल सकता है फेड की बैठक के आसपास, या तो ब्रेकआउट होगा या एक रीजनेबल करेक्शन आएगा. वील हैव टू वेट एंड वॉच. बट फिलहाल के लिए आई विल स्टे ऑन द साइडलाइंस एंड मे बी अगर कुछ प्ले ही करना है तो सिल्वर का मोमेंटम को चेज करना ज्यादा बेटर रहेगा. पॉइंट टेकन. और मेटल्स में क्या करने की राय है?
सिल्वर में आज के सत्र में थोड़ा-सा प्रॉफिट टेकिंग हो सकता है, हमने ऊपरी लेवल से करेक्शन देखा है, बट मुझे लगता है कि सिल्वर में जो करेक्शन है वो थोड़ा-सा और गहरा सकता है और करीब-करीब 40 से 50 सेंट का नर्वसनेस हमने देखने मिल सकता है, जिसकी वजह से बेस मेटल्स कॉम्प्लेक्स में भी एक प्रेशर देखने को मिल सकता है। तो सिल्वर अगर 47 हाफ के आसपास आता है, तो बेस मेटल प्राइसेस में भी, जो कि ऑलमोस्ट लाइफ टाइम हाई के आसपास कॉपर चल रहा है, उसमें भी करेक्शन देखने मिल सकता है। ओवरऑल स्ट्रांगली पॉजिटिव हूँ मैं पूरे बेस मेटल कॉम्प्लेक्स पे, और मुझे लगता है कि यहाँ से करीब-करीब अगले 3 से 6 महीने में 10 से 12% का अपसाइड देखने मिल सकता है। एज़ वी स्पीक कॉपर ऑलरेडी लाइफ टाइम हाई के आसपास है, और यहाँ से $12,500 तक का लेवल, यानी डोमेस्टिक स्तरों में 1150, 1160 तक का लेवल हम आने वाले कुछ समय में देखते हैं। बट छोटे-मोटे करेक्शन, रिट्रेसमेंट गोल्ड एंड सिल्वर के मोमेंटम के साथ-साथ इसमें भी चलता रहेगा, और बाय ऑन डिप्स की रणनीति यहाँ पे रहेगी। ओह एब्सोल्युटली, और मुझे याद भी है प्रथमेश, आप काफ़ी समय से कहते भी रहे हैं कि मेटल्स में खरीदारी करके चलना चाहिए। मुझे याद है 1000 के लेवल्स के नीचे से वो बाय कॉल चलती चली आ रही है, और 1050 के स्तर यहाँ पर, और 1150 तक यहाँ पर प्राइसेस जा सकते हैं, ये व्यू यहाँ पर आता हुआ। बहुत शुक्रिया। हमारे साथ मोपा के जॉइंट सेक्रेटरी अनिल छत्तर बने हुए हैं। अनिल जी नमस्कार। और अगर ओवरऑल रबी की बुआई देखें तो 10% की बढ़त है पिछले साल के मुकाबले, और सरसों में हमने 4% का इजाफा यहाँ पर आता हुआ देखा है। किस तरह से आप देखते हैं ओवरऑल बुआई के नंबर्स, क्या एक्सपेक्टेशन है, और एमएसपी का क्या एक्चुअल इम्पैक्ट हमने ऑन ग्राउंड आता हुआ देखा है? सरसों का एमएसपी पूरे साल जो 2024 का एमएसपी थी 5,950, सरसों पूरे साल एमएसपी से ऊपर बिकी, और गवर्नमेंट ने उसके बाद 250 रुपए बढ़ा भी दिए। 2025 के लिए 6200 रुपए की एमएसपी करी, तो बिजाई बढ़ी है। अभी तक गवर्नमेंट की 28/11 तक 77 लाख हेक्टेयर में सोइंग हुई है। लास्ट ईयर ये 73 लाख हेक्टेयर में हुई थी, तो करीब 4% ज्यादा है। पर एंड जब रिजल्ट आएगा तो मुझे लगता है कि 6 से 7% की सोइंग ऑल इंडिया में ज्यादा होगी मस्टर्ड की। और ओवरऑल फसल कितनी देखते हैं आप जी? ओवरऑल फसल क्या रह सकती है? फसल बढ़िया रहेगी। लास्ट ईयर 111 लाख टन की फसल मोपा और कोइट ने दी थी आगरा सेमिनार में। आने वाले टाइम में मुझे लगता है कि फसल इससे ऊपर ही आएगी। 115 से 120 लाख टन के आसपास नई क्रॉप आनी चाहिए आने वाले साल के लिए। जी ओके। साथ ही साथ किस तरह का स्टॉक देखते हैं अब मार्केट्स में, और क्या आपको लगता है आने वाले समय के लिए वो पर्याप्त रहेगा? देखो, 1 दिसंबर को 23 लाख टन का स्टॉक है। 8 लाख टन की क्रैशिंग हो रही है। सरसों के सारे प्रोडक्ट, सरसों का तेल, सरसों की खल और सरसों की डीओसी, तीनों में डिमांड बराबर बनी हुई है। तो मुझे लगता है कि अगर कहीं पे भी 2-4-5 लाख टन का माल रुक गया, किसी भी तरीके से किसान ने रोक लिया या किसी इंडस्ट्री व्यापारी ने रोक लिया, तो थोड़ी सी एसएनडी टाइट रहेगी। 15-20 दिन हमको एसएनडी टाइट देखने को मिलेगी, लेकिन फरवरी के मध्य में नई सरसों की आवक जब शुरू होगी तो फिर उसका एसएनडी पे फर्क नहीं पड़ेगा, फिर नई अराइवल पे डिपेंड हो जाएंगे। लेकिन अभी तो एसएनडी टाइट है, मस्टर्ड की एसएनडी टाइट है सब। अनिल जी, किस तरह से आप देखते हैं डिमांड आगे जाता हुआ, क्योंकि सरसों ऑलमोस्ट पूरा साल प्रीमियम पे यहाँ पर कारोबार किया, और जैसे आपने कहा शायद एमएसपी के ऊपर भी लगातार स्ट्रांगली बना रहा। किस तरह की डिमांड आएगी, क्योंकि सर्दियों में हम देखते हैं कि सरसों की डिमांड, कच्ची घनी अब एक बहुत स्ट्रांग मार्केट अपने आप में हो चुका है, तो किस तरह की मांग और किस तरह के प्राइसेस आने वाले 2-3 महीने में रह सकते हैं? 3.5-4 लाख टन महीने की खपत पक्की है। सरसों तेल की 3.5 से 4 लाख टन की खपत होती है, और सर्दियों में बढ़ के 5-7% ये बढ़ जाती है, डिमांड निकल जाती है। पंजाब, हरियाणा, हिमाचल सब तरफ से ये डिमांड बढ़ के आती है, तो डिमांड बनी रहेगी, और आने वाले टाइम में इसमें मद्दी देखने को नहीं मिलेगी। इस लेवल का माल बिकता रहेगा। सप्लाई की चेन जो है वो 3 ही जगह से है, फार्मर से है, स्टॉकिस्ट से है और गवर्नमेंट से है। अब वो कहाँ रुकावट हो तो थोड़ी इसमें तेजी देखने को मिले, बाकी मद्दी इसमें बिल्कुल भी नहीं है। कुल मिला के डिमांड का टाइम है आगे जाके। और किस तरह का प्रीमियम बाकी तेलों पे फिलहाल है? अभी 20 रुपए किलो का प्रीमियम चल रहा है। 125 रुपए किलो दूसरे तेल है, सोया और पाम। मस्टर्ड तेल का भाव 145-46 रुपए किलो चल रहा है। तो 20 से 21 रुपए किलो प्रीमियम पे तेल बिक रहा है अभी मस्टर्ड का। जो बीच में 40 रुपए किलो प्रीमियम तक बिका था, वो 20 रुपए किलो प्रीमियम तक है तेल। अनिल जी, साथ ही साथ जो कोल्ड प्रेस्ड है, जो कच्ची घनी है, क्या वो बाजार बढ़ता हुआ नजर आया है? क्या कंजम्पशन डिमांड ओवरऑल अगर हम देखें साल दर साल, तो वो किस तरह की है? हर साल कच्ची घानी कोविड के बाद में हर साल कच्ची घानी की डिमांड 10 से 15% बढ़ रही है, और आने वाले टाइम में और बढ़ेगी। मतलब कच्ची घानी पे फुल डिपेंडेड है लोग, और 15% की डिमांड और बढ़नी चाहिए आने वाले टाइम में। और मार्जिन कैसे हैं अनिल जी? हाँ जी। मार्जिन नहीं है। मार्जिन मान लो आप डिस्पैरिटी पे ही काम चल रहा है। पैरिटी बिठानी पड़ती है, पैरिटी बैठ नहीं रही है। मार्जिन इसलिए नहीं है कि दूसरे तेल बहुत नीचे है। 125 रुपए किलो के तेल है, उसमें जब तक ड्यूटी नहीं बढ़ेगी तो इसमें पैरिटी नहीं आएगी।
पॉइंट टेकन। अनिल जी एज ऑलवेज बहुत शुक्रिया साथ जुड़ने के लिए और बहुत इत्मीनान से डिटेल में हमें समझाने के लिए कि सरसों किस तरह से यहाँ पर इन द पॉजिटिव साइड है, डिमांड बढ़ती हुई नजर आई है, मार्जिन्स को लेकर कुछ चिंता जरूर है, लेकिन बाकी जो इकोनॉमिक्स है सरसों का वो ऑन द पॉजिटिव साइड। वेल इसी के साथ फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही समय है, ब्रेक के लिए रुकेंगे, जब लौटेंगे तो फोकस करेंगे यहाँ पर बाजारों पर।